हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राकेश कुमार यादव। ज्ञानती स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने चल रहे हैं दाब के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। दाब को क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्या होता है दाब? जैसे हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा प्रेशराइज हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं चल रहा है। तो जैसे आप गुब्बारे देखे होंगे, गुब्बारा छोटा सा होता है, जब उसमें हम हवा भरते हैं तो फैल जाता है। यानी कि प्रेशर के द्वारा जब हम उस पर एयर का दाब लगता है उसके ऊपर, तो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गैस सिलेंडर में जो गैस एलपीजी भरी जाती है, वो भी हाई प्रेशर पे भरी जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रेशर हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसका परिभाषा क्या होता है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है वो दाब कहलाता है। यानी कि एक यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो इसका डिफिनीशन देख लीजिए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बल को दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन कहे कि दाब हमको समझ में नहीं आया। तो दाब को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप मोटर पाइप लेके कभी खेत में सिंचाई किए होंगे या गार्डन वगैरह में पानी डाले होंगे। तो जैसे मोटर को ऑन करते हैं, उस पाइप को जैसे उसके टिल पॉइंट पे थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तो पानी का जो फुहारा होता है बहुत स्पीड से निकलता है। ठीक, तो वहाँ हमको एक प्रेशर का फील आता है कि यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है। एक अन्य उदाहरण से समझिए। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो जैसे ही आप अपने ब्रेक के द्वारा क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक क्या करता है? जाके टायरों के बीच दाब क्रिएट करता है, जिसके द्वारा आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, पहिए घूमना स्लो कर देता है। ठीक है, तो यदि लगाया गया बल क्या है? लगाया गया बल F है तथा एकांक क्षेत्रफल A है, तो जो प्रेशर होगा दाब बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, बल बटे में क्षेत्रफल। यानी कि एक यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। अब इस प्रेशर का एक मात्रक होता है। क्या होता है? प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। एक अन्य मात्रक भी होता है बार। क्या होता है? एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टार, ये सभी किसका यूनिट हैं? ये सारे दाब का यूनिट है। एक और यूनिट भी लिख सकते हैं। बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर -2। तो यह भी एक प्रकार का दाब का क्या है? यूनिट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दाब का एसआई यूनिट पास्कल और सीजीएस यूनिट, और एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? बार होता है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं, एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम देखने चल रहे हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब
वायुमंडलीय दाब, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जैसे मान लीजिए एक कॉलम है, क्या है, कॉलम है, इसमें क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है, मरकरी, इसमें Hg भरा हुआ है, मरकरी, ठीक। इसका जो ये जो लेंथ है, जो 1 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर है ये, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये भी है और 1 सेंटीमीटर ये भी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है, और इसमें भरा क्या गया है, पारा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा एक प्रेशर है जो समुद्री तल पर लगाया जाता है, और कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्री तल पर लगाया जाता है, समुद्री तल पर लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर इस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इस कहाँ पे, 45 डिग्री अक्षांश पे समुद्री तल पर, लेकिन ये कितना बराबर होता है, यह मरकरी के 1 वर्ग सेंटीमीटर के, क्या होता है, 1 वर्ग सेंटीमीटर में जितना मरकरी भरा हुआ है, इसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर में जितना मरकरी भरा हुआ है, तो इस 1 वर्ग सेंटीमीटर में मरकरी की जो भार है, क्या है, मरकरी की जो भार है वह क्या क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 ATM के बराबर। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब। तो फिर से सुनिए, क्या होता है वायुमंडलीय दाब, 0 डिग्री टेम्परेचर पे 45 डिग्री अक्षांश पर जो समुद्री तल पर हवा के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा जो दाब अप्लाई किया जाता है, वही तो वायुमंडलीय दाब होता है। लेकिन ये किसके बराबर होता है, तो यह 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, ये जो कॉलम होते हैं इसमें 6 सेंटीमीटर बुलाए जाते हैं, तो यह 1 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर के जो पारा होती है उसमें जो भार होता है उसके बराबर होता है, ठीक। यह एक जो इसका यूनिट क्या होता है, बार होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार, और 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमने देखा वायुमंडलीय दाब, ठीक। वायुमंडलीय दाब क्या होता है ये हमने देखे, ठीक। तो यह 1 बार के बराबर होता है। अब हम देखने चल रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, क्या होता जाता है। अब हम देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन, परिवर्तन क्या होता है। तो पहली बात तो यही है, क्या, कि जैसे जैसे हम समुद्री तल से ऊपर जाने पर या यूं कह लीजिए समुद्री तल से नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब
वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता जाता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है? तो देखे होंगे कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ बहुत, अगर पहाड़ी में चले जाइए, जैसे कि हमारा K2S2 जो गार्डविन ऑस्टिन जो पर्वत है, हिमालय है, तो इन इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी कभी कभी वहाँ पे जाने पे क्या हो जाता है, नाक से ब्लीडिंग आने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है। तो जब प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वहाँ पे। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है, जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगी, बाहर अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो अंदर से ब्लड बाहर की ओर आने लगती है। और वहाँ पे खाना बनाना थोड़ा कठिन होता है। वहाँ पे क्या होता है, पहाड़ों पे जो खाना बनता है वो जल्दी पकता नहीं है। तो पहाड़ी इलाके में खाने जल्दी नहीं बनते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में खाने देर से बनते हैं, खाने देर से पकते हैं। और दूसरी बात क्या है, चलो ठीक है, पकते हैं, पहाड़ी इलाके में खाने देर से तो पकते हैं क्योंकि प्रेशर कम है। और इसका एक अन्य उदाहरण आप देखेंगे कि कभी कभी जब आप वायुयान से सफ़र किए होंगे तो जो फाउंटेन पेन होते हैं उसका स्याही लीक करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिक ऊंचाई पे वायुमंडलीय दाब का मान कम हो जाता है, जिससे पेन की स्याही बाहर निकलने लगती है। तो दूसरी बात क्या है कि अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर दाब कम होने की वजह से, दाब कम होने की वजह से वायुयान में सफ़र करने वाले, वायुयान में सफ़र करने वाले यात्री के फाउंटेन जो पेन है ना, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन से स्याही निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? स्याही निकलने लगती है। तो ये हमने देखा कि प्रेशर का परिवर्तन। ओके, तो ये हमने दो एग्जांपल से देख लिए। अब हम नेक्स्ट देखने चल रहे हैं कि दाब क्या होता है और इसका मापन किससे किया जाता है। तो अभी हमने देखा वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन। अब हम देखने चल रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब को नापते किससे हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से हम दाब का मापन करते हैं। तो लिखिए एक पॉइंट कि बैरोमीटर यूज एज, बैरोमीटर का उपयोग, बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। दाब को मापने के लिए किया जाता है, किया जाता है। और कैसे किया जाता है? तो बैरोमीटर में लगे होते हैं सुई और वहाँ पे होती है रीडिंग। तो उस पाठ्यांक को पढ़ के, रीडिंग को पढ़ के हम बता सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो पाठ्यांक को देख के, पाठ्यांक को देखकर अनुमान लगाया जाता है। अनुमान देखकर मौसम का अनुमान लगाया जाता है। मौसम का क्या किया जाता है? अनुमान लगाया जाता है। क्या मौसम का अनुमान लगाया जाता है? इसमें तीन बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर ये जो बैरोमीटर है इसका अगर सुई, निडिल, जैसे मान लीजिए बायोमीटर है,
और यहाँ पे सुई लगी होगी, जैसे घड़ी में सुई होती है तो यहाँ पे रीडिंग होती है, मिडिल होती है, फिर इधर लेफ्ट राइट यहाँ पे 1 2 3 4 करके नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे रीडिंग होगी। तो अगर इसका सुई का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर गया, सडनली क्या हो गया, अगर अचानक नीचे गिर गया तो मौसम हमारा क्या हो जाएगा, जो वैज्ञानिक होंगे सूचना देंगे, मौसम विभाग से जानकारी आएगी कि इस इलाके में आंधी तूफान आने वाली है। तो पहली बात तो क्या जानकारी मिलने वाली है, अगर इसका बैरोमीटर का पाठ्यांक जल्दी से गिर गया तो आंधी या तूफान आएगी। ठीक है। दूसरी बात कि धीरे धीरे गिर रहा है, बहुत जल्दी से नहीं गिर रहा, आराम आराम से उसकी सुई गिर रही है, तो यह इस बात का स्रोत है, इस बात का ज्ञातक है कि इस समय या इस इलाके में वर्षा होने की पूर्ण संभावना है, यानी उस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और तीसरा कंडीशन होता है, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे चढ़ता है, तो जब धीरे धीरे सुई चढ़ेगी तो इस बात का ज्ञात होगा कि इस इलाके में क्या होने वाली है, मौसम बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक, तो 3 स्थिति होती है। पहला स्थिति क्या है, यदि बैरोमीटर की सुई अचानक गिर गया, क्या हो गया, अचानक गिर जाता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाता है तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे आंधी आने की संभावना, आंधी आने की सूचना देता है, संभावना होती है। आंधी आने की क्या होती है, संभावना होती है। और दूसरी बात क्या है, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरे, यदि बैरोमीटर का मीटर की सुई धीरे धीरे गिरे तो क्या होगा, तो बारिश होगी, क्या होगी, तो वर्षा की संभावना है। वर्षा की क्या है, संभावना है कि हो सकता है उस इलाके में वर्षा हो, तो वर्षा की संभावना होती है अगर धीरे धीरे पाठ्यांक गिर रहा है तो। और एक तीसरी स्थिति ऐसी होती है कि बैरोमीटर की सुई धीरे धीरे चढ़ती है, क्या होती है, यदि बैरोमीटर की पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो क्या होगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी तो मौसम साफ होगा, बिंदास होगा। मौसम क्या होगा, साफ होगा, मौसम साफ होगा। तो ये हमने देखा बैरोमीटर की उसका मापन। ठीक, अब देखने चल रहे हैं द्रव दाब। द्रव दाब क्या होता है, द्रव दाब लिक्विड प्रेशर। क्या होता है लिक्विड प्रेशर, देखिए एक बर्तन है, क्या है, ये एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, लिक्विड। क्या भरा हुआ है, लिक्विड। तो इस बर्तन में जो लिक्विड है तो इसके अणु होंगे, ये अणु है, ऐसे बहुत सारे अणु हैं। तो द्रव के द्वारा, यानी द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन के दीवार पर, ये इसका क्या है, ये वाला हिस्सा इसका दीवार है, तो इसके द्रव के अणुओं के द्वारा इसकी दीवार पर तथा इसके तल पर, ये जो तल है ना, बॉटम, ये जो बॉटम है और जो वाल है, तो
इसके दीवार तथा तल के ऊपर जो अणुओं का जो बल लगता है, अणुओं के द्वारा जो बल अप्लाई होता है, वही क्या कहलाता है? द्रव दाब कहलाता है। और ये होता कितना है? तो मान लीजिए मान लीजिए यहाँ तक क्या भरा है? द्रव। और इसकी ऊंचाई कितनी है इस द्रव की? मान लीजिए इसके यहाँ तक की ऊंचाई h है। क्या है? गहराई या ऊंचाई समझ लीजिए, ये h गहराई है। और यहाँ पे जो लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण क्या है? g है। और इस द्रव का घनत्व क्या है? घनत्व क्या है? सिग्मा या रो है समझ लीजिए, डेंसिटी सिग्मा समझ लीजिए। तो इस द्रव के द्वारा इस बर्तन पे जो लगने वाला क्या होगा? द्रव का दाब होगा, प्रेशर। ये क्या होगा? इसके अणु के द्वारा लगाए गए, इस अणु के लगाए गए, तो देखिए यहाँ पे इस द्रव में क्या था? ये h ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है या द्रव भरा हुआ है, जिसका घनत्व d है और गुरुत्वीय त्वरण g है। तो जो प्रेशर होगा ना वो h रो g के बराबर होगा, इनके गुणनफल के बराबर होगा। क्या होगी? जितना हाइट द्रव इसमें है और इसका घनत्व गुणा कर देंगे किससे? g से, तो यही इसका क्या निकल के आएगा? दाब निकल के आएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? द्रव का दाब। तो इसका द्रव का दाब का एक परिभाषा देख लीजिए एक लाइन से, कि द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार तथा प्रति एकांक तल के क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब को द्रव का दाब कहते हैं। और ये होता कितना है? तो h रो g के बराबर होता है। ठीक, रो को कोई लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, और ये सिग्मा, तो सिग्मा से हम इसे डेंसिटी को डिनोट किया गया है। ठीक, तो यहाँ से एक बात का स्पष्ट हो रहा है कि जिस द्रव का घनत्व ज़्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक, जिस द्रव का घनत्व कम होगा उसका प्रेशर भी कम होगा। तो इसीलिए देखे होंगे पानी का घनत्व ज़्यादा निकल के आता है। तो इसलिए नीचे जो समुद्र के तल के जो नीचे प्राणी होते हैं वो बहुत हाई प्रेशर पे रहते हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ती है, नीचे समुद्र से नीचे जाएंगे तो गहराई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और घनत्व ऑलरेडी बढ़ता ही रहता है, वहाँ का जल का घनत्व हाई रहता ही है, और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। ठीक, तो ये हमने देखा आज द्रव और द्रव का दाब। ओके, अब हमने द्रव के कुछ नियम भी होते हैं, जो द्रव दाब के नियम दिया गया है, तो उस नियम को जान लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे द्रव दाब के नियम, या यूं कह लीजिए कि दाब के नियम। ठीक है, चूंकि ये द्रव के लिए है तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है द्रव दाब का नियम। क्या नियम है तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहली नियम ये है, अभी आपने देखा बर्तन के ऊपर क्या लग रहा था? अणुओं के द्वारा प्रेशर लग रहा था। तो पहली बात तो यही है कि द्रव के जो अणु होते हैं बर्तन के चारों दिशा में समान प्रेशर अप्लाई करते हैं। मतलब पहला नियम क्या है कि द्रव का अणु समान दिशा में दीवार
पर बल लगाता है। समान दिशा का मतलब चारों दिशा में, ठीक, या यूँ कह लीजिए चारों दिशा में। दूसरा कि जो द्रव होता है, यह जो इसके अणु होते हैं, द्रव के अणु, वह द्रव के अणु द्रव के सतह पर से नीचे की ओर अणुओं पर बराबर बल लगाते हैं। क्या करते हैं? बराबर बल लगाते हैं। और तीसरा नियम क्या है कि जो द्रव का घनत्व होता है, वह द्रव का घनत्व द्रव का चारों दिशाओं में क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि द्रव का घनत्व दाब को समान या बराबर होता है। जो द्रव का घनत्व होता है, उसका दाब समान रूप से बराबर होता है। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब भी क्या होता है? अधिक होता है। यानी घनत्व अगर अधिक है तो दाब भी क्या होगा? अधिक है। तो ये द्रव का एक नियम है। यहाँ तक हमने देखा द्रव के बारे में और दाब क्या होते हैं, ठीक। इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।